हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एडवोकेट चंद्र प्रकाश धुर्वे। वीडियो क्लियर नहीं दे रहा तो दिख रहा हो तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। आज हम याद करेंगे अध्याय 3 साधारण अपवाद, सेक्शन 14 से 44 तक के। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं वो याद करेंगे हम। और इससे पहले पुराने वीडियो में भी हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट किया, और अध्याय 3 को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को याद करते हैं। आप भी मेरे साथ याद करिए। चैप्टर 1 में हमने परिचय से कुछ याद करें, जैसे अपराध में क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है। एक सुक्ति याद करें। सुक्ति का अर्थ है कि कार्य और आपराधिक मन दोनों होना चाहिए। फिर राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति दिया, लागू कब हुआ, क्या लागू नहीं हुआ, 106 उपधारा 2 लागू नहीं हुआ। फिर हम डेफिनेशनों को याद करें, जैसे बालक का डेफिनेशन 18 वर्ष का, लोक सेवक 28 में दे रखा है, सद्भावना 11 पे दे रखा है। वह में पुरुष, महिला, थर्ड जेंडर और क्षति हो सकती, शरीर, मन, संपत्ति, इनके विरुद्ध। और इसके बाद हमने लोक सेवक से संबंधित एक केस लो याद करे थे, करुणा निधि वाला केस, जिसमें मंत्रियों को भी लोक सेवक माना गया। फिर हमने याद करे सेक्शन 3 स्पष्टीकरण। सेक्शन 3 और सेक्शन 190 के बीच बहुत से जानकारी देखे, जैसे सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य। सामान्य आशय धारा 3 उपधारा 5 में है और उद्देश्य 190 में है। संयुक्त दायित्व का सिद्धांत धारा 3 उपधारा 5 से उपधारा 9 तक। प्रतिनिधित्व का दायित्व धारा 3 उपधारा 5 धारा 190 दोनों प्रतिनिधित्व दायित्व का उद्देश्य बताते हैं। और सक्रिय भागिता धारा 3 में है और निष्क्रिय भागिता धारा 190 में है। फिर एक दृष्टांत देखे थे। फिर उसके बाद एक केस लो देखे थे घोष का, परेंद्र कुमार घोष बनाम एम्पायर। इस पर समर ने कहा था, वो बहुत अच्छा कहा था। उसने क्या कहा था कि वो व्यक्ति भी अपराधी है जो अपराध के वक्त उपस्थित और खड़े है, प्रतीक्षा कर रहे, देख रहे। फिर हमने अध्याय 2 दंड से संबंधित चीज़ें याद करे थे। फिर हमने अध्याय 2 दंड से संबंधित याद करे थे। आपने अगर मेरे पुराने वीडियो देखे हो तो आपको भी याद हो गया होगा, आप भी बिना देखे बताइए। जैसे धारा 4 से हमने देखे थे, धारा 4 में दंड दे रखा है, 6 प्रकार के दंड है। कौन सा दंड नया जोड़े, सामुदायिक सेवा का दंड नया जोड़ा गया। कौन सा दंड नहीं दिया जाता, आजीवन निर्वासन और निशान दागने वाला ऐसा दंड नहीं दिया जाता है। उसके बाद लघुकरण कौन कर सकता है दंड में, समुचित सरकार कर सकता है। और हमने देखे कि गणना की जाती है आजीवन कारावास को, कितने 20 वर्ष के लिए गणना की जाती है। कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं देता है तो जुर्माना देने में अतिक्रम करता तो 1/4 कारावास होगी। और अगर जुर्माना लगता है तो हमने देखे थे जुर्माना लगाना असीमित है परंतु अत्यधिक नहीं है। फिर हमने जुर्माने से संबंधित और फैक्ट हम देखे। अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपये नहीं देगा, अगर जुर्माने में 5,000 रुपये नहीं देगा तो 2 महीने की सज़ा, और 10,000 नहीं देगा तो 4 महीने की सज़ा, और अगर 10,000 से ऊपर रहा और अगर नहीं देता जुर्माना तो 1 वर्ष की सज़ा। वो याद करें। फिर एकांत कारावास को याद करें। एकांत कारावास में अधिकतम कितने 3 माह तक ही कारावास दिया जा सकता है। अगर 3 माह से अधिक है, मतलब 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास है, तो
फिर भी एकांत कारावास 3 माह तक के ही दिया जा सकता है। और फिर हमने याद करे थे कि अगर 3 माह से अधिक का कारावास है तो उस पर हर 1 महीने में अधिकतम सिर्फ 7 दिन कारावास दिया जाएगा। ये फैक्ट याद करे थे। और फिर उसके बाद पूर्व 2 सिद्धि याद करे थे धारा 13 पे। तो बने रहिए मेरे साथ और फिर इसी प्रकार आगे के अध्याय 3 के इम्पोर्टेंट फैक्ट याद करेंगे हम। बने रहिए मेरे साथ। क्वालिटी बढ़ा के देखिए अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो। हमने पुराने वीडियो पे याद कर लिए थे अध्याय 3 में साधारण अपवाद है, और ये भी याद कर लिए थे धारा 14 से 44 तक के। अब पुराने वीडियो पे आपने याद करे तो आपको याद आ गया होगा कि इन्हें साधारण अपवाद किन्हें किन्हें दिया जाता है। तो आपने मेरे पुराने वीडियो में ही याद कर चुके होगा। तथ्य की भूल धारा 14, 17 को, न्यायालय को 15 में भूल छूट, जल्लाद को 16 पे छूट, 18 में दुर्घटना पर छूट, 20 में 7 वर्ष से छूट बालक, और 21 में 12 वर्ष से छोटा बालक को छूट। फिर उसके बाद 22 में पागल को छूट, मदता में 23 को छूट, 23 में मदता को छूट, 25 और 28 में सहमति से व्यक्ति किया गया अपराध वो छूट है। और प्राइवेट प्रतिरक्षा जो 33 से 44 तक दिया है तो वो भी छूट है। तो वो हमने उसी में याद कर लेते हैं। अब चलते हैं उन पे इम्पोर्टेंट फैक्ट याद करते हैं। अध्याय 3 साधारण अपवाद धारा 14 से 44 तक। सामान्य अपवाद भारतीय न्याय संहिता 2023 अध्याय 3 हमें याद है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में सामान्य अपवादों में उपबंधित सामान्य प्रतिरक्षा का अभिभाग भारतीय न्याय संहिता एवं स्थानीय अथवा विशेष विधि के अंतर्गत अपराध के लिए लिया जा सकता है। ठीक है। ऐसे व्यक्ति पर कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जा सकता जिसका कृत्य भारतीय न्याय संहिता 2023 की अध्याय 3 का साधारण अपवाद के अधीन आता है। तो ये याद करिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपको आपकी जानकारी पे रहना चाहिए कि कोई दंड अधिरोपित नहीं किया जा सकता जिसने ऐसा कृत्य किया जो अध्याय 3 के तहत आता है। ठीक, तो ये अध्याय 3 में जो भी व्यक्ति ऐसा कृत्य कर रहा है जो दंड पे है, पर उन्हें दंड अधिरोपित नहीं किया जाता है। ठीक है। यदि कोई अभियुक्त उसका मामला भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3 के अधीन उपबंधित किसी भी साधारण अपवाद के अधीन होने का अभियोग करता है तो उस मामले में साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा। याद रखिए, इस अध्याय में मामला किस पर होगा? अभियुक्त पर होगा, और उसे अधिसंभावता की प्रबलता पर भार का उन्मोचन करना होगा। यहाँ पर अभियुक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि भार किस पर होगा? अध्याय 3 पर अभियुक्त पर होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 में आपराधिक दायित्व के रूप के कुछ अपवाद हैं। सभी परिस्थितियों में सार्वभौमिक आपराधिक दायित्व नहीं हो सकता। ठीक है। एक सूक्ति है, इग्नोरेंटिया जूरिस नॉन एग्जीक्यूटिव का अर्थ है विधि का अनाभिज्ञता क्षम्य नहीं है। मतलब ये कहना चाह रहा है, इस सूक्ति का अर्थ है विधि की भूल क्षम्य नहीं है। इम्पोर्टेंट है, आप इस पर जूरिस शब्द को याद रखिए। मतलब विधि की भूल क्षम्य नहीं होती है। अब इसी के अपोजिट विधि की अनभिज्ञता प्रति हेतु नहीं है। सूत्र कोई अपवाद ग्रहण नहीं करता है। ठीक, फिर एक दूसरा सूक्ति याद रखिए, सूक्ति है इग्नोरेंटिया फैसिट एग्जीक्यूटेड का अर्थ है तथ्य की अनाभिज्ञता क्षम्य है।
तो यहाँ पर ये सूक्ति कहना चाह रहा है कि तथ्य की भूल क्षम्य है, परंतु इसके पहले क्या बोला, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि चोरी करना अपराध है, मुझे पता नहीं था, क्यों से कि ये विधि की भूल है। परंतु अगर कोई गलती से हो जाता, धोखे से हो जाता है, तो वहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हाँ मुझे मालूम नहीं था। तो विधि की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है, परंतु तथ्य की भूल क्षम्य है। तो यहाँ पे जूरिश नॉट, इसे याद रखिए, नॉन, और यहाँ पे फैसिट, इसे याद रखिए। तो इससे आपको दोनों सूक्ति याद रहेंगे। फिर जो सूक्ति है वो किससे संबंधित है, धारा 14 से संबंधित है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन तथ्य की भूल, इसे याद रखिए, तथ्य की भूल के बचाव के लिए कार्य युक्त होना चाहिए, साथ ही सद्भावना से किया गया होना चाहिए। कई बार आप लोग किसी को नहीं मानना चाहते और लग जाता धोखे से, तो क्या बोलते, मेरी गलती नहीं थी, हो गया गलती से, तो वो कहलाता तथ्य की भूल, और वो क्या था, सद्भावना पूर्वक था। तो विधि की भूल क्षम्य नहीं है, तथ्य की भूल क्षम्य है। विधि की भूल क्षम्य नहीं है, यहाँ पे जूरिश नॉन को याद रखना है। तथ्य की भूल क्षम्य है, यहाँ पे फैसिट को याद रखना है। तथ्य को फैक्ट कहते हैं, ठीक, तथ्य को फैक्ट कहते हैं। फिर दृष्टांत दे रखा है, न्यायालय का अधिकारी ए वाई को गिरफ्तार करने के लिए न्यायालय द्वारा आदेशित किए जाने पर तथा सम्यक जांच के पश्चात यह विश्वास करके कि जेड वाई है, जेड को गिरफ्तार करता है, ए ने तथ्य की भूल की है, मतलब गलती से उसको अरेस्ट कर लिया है, देखा। तो ये एक तथ्य की भूल है। सेकंड एग्जाम्पल है, ए कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना जेड को पकड़ता है जिसने हत्या कारित की, ए ने कोई अपराध कारित नहीं किया, ठीक। दृष्टांत, ए एक पुलिस अधिकारी है, ठीक, न्यायालय उसे बी को गिरफ्तार करने का आदेश देता, सम्यक जांच करने के पश्चात सी को बी होने के विश्वास करते हुए ए सी को गिरफ्तार कर लेता है। इस मामले में तथ्य की भूल का बचाव मिलेगा। ए को बी समझ लिया था और ए को पकड़ना कालू को था, पकड़ में कौन आ गया, रामू। तो यहाँ पे ये तथ्य की भूल होती है। जैसे कहते हैं ना, मुझे लगा ये रमेश है पर निकला सुरेश है, उस प्रकार ये सारे वही एग्जाम्पल हैं जो कि उससे संबंधित है, धारा 14 से संबंधित है। अब हम इसे देखते हैं जो धारा 16 से संबंधित है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 16 के अनुसार न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि न्यायालय ने कोई निर्णय दिया और या कोई आदेश दिया, उनके अनुसरण में कोई काम किया है तो वो अपराध नहीं है। जैसे कोई जल्लाद न्यायालय के आदेश का पालन करता है, कोई एक व्यक्ति को फांसी दे देता है। अब जल्लाद का एक एग्जाम्पल देखिए। दृष्टांत, एक जल्लाद जो न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किसी कैदी को फांसी लटकाता है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 16 के आधार पर आपराधिक दायित्व में छूट मिलेगा इसे, ठीक। ये जल्लाद वाला है जिसमें जल्लाद को छूट मिलता है, क्यों से कि न्यायालय ने ही आदेश किया था। तो इस पेज में हमने क्या क्या याद करे, सबसे पहले हमने याद करे धारा 14 से संबंधित सूक्ति याद करें, जिसमें जूरिस और नॉन को याद करोगे तो आपको क्या याद रहेगा, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। और फिर फैक्ट को याद करेंगे तो याद रहेगा तथ्य की भूल क्षम्य है। फिर उसके बाद आपको और क्या याद रहेगा, धारा 16 से संबंधित, जो कि न्यायालय के आदेश का पालन करना भी क्षम्य नहीं है, क्षम्य है, न्यायालय के आदेश का पालन करना क्षम्य है। और जल्लाद का एक दृष्टांत तो आपको याद होगा कि जल्लाद फांसी लगाता परंतु उसको अपराध नहीं माना जाता है। चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं।
फिर जल्लाद वाले एग्जाम्पल से संबंधित दृष्टांत दे रखे। क य को ऐसा करते देखता है जो क को हत्या प्रतीत होता है। यह कुछ कर रहा है, क को लग रहा है ये हत्या कर रहा है। क सद्भावनापूर्वक काम में लाए गए अपने श्रेष्ठ निर्णय के अनुसार इस शक्ति को प्रयोग करने में लाते हुए जो विधि में हत्याकारी को उसे कार्य में पकड़ने के लिए समस्त व्यक्तियों को दे रखी है, या को उचित प्राधिकारियों के समक्ष ले जाने के लिए यह को अभिग्रहित करता है। क ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि कि उसको प्रतीत हो रहा था ठीक कि यह हत्या कर रहा है। चाहे पश्चात असल बात यह निकल कि यह आत्मरक्षा में कार्य कर रहा था। यहाँ पर का को गलतफहमी थी, इसलिए इसे भी तथ्य की भूल मिलेगी। एक पुरुष शिक्षक ने परीक्षा में तलाशी के दौरान एक लड़की को लड़का समझकर उसकी पैंट के जेब में हाथ डाल दिया। यह शिक्षक ने कोई अपराध नहीं किया। यहाँ पे उसे भूल था कि ये कौन है, लड़का। अरे होता क्या है अभी के टाइम पे लड़के उन लंबे लंबे बाल पाल रखते हैं, मास्क पहन रखते हैं। लड़की कौन है लड़का कौन है पता नहीं चलता। इसलिए टीचर ने क्या किया, नकल चेक कर रहा था, अब आ गई लड़कों के लाइन पे तो वो चेक हो गया। तो यहाँ पर अपराध नहीं है, तो यहाँ पर किसको छूट है, छूट नहीं है, ये भी तथ्य की भूल है ठीक। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 18 यह उपबंधित करती कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना से हो जाती है। तुमको पता है ये दुर्घटना कोई व्यक्ति सोच समझ के करता है क्या, नहीं, दुर्घटना अनजाने में होता है। तो धारा 18 हमने पुराने वीडियो में याद करे थे, पुराना वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके आधार पर ये बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। तो कौन कौन से फैक्ट, एक शिक्षक वाला जो कि तथ्य की भूल की वजह से चेक कर रहा था उसे क्षम्य है। और उसके बाद दुर्घटना क्षम्य है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 18 के अंतर्गत कोई बात अपराध नहीं है यदि दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्वक प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्व कार्य करते हुए हुई हो ठीक। अब एक इसी का एग्जाम्पल देते हैं, दुर्घटना वाले का एग्जाम्पल है दृष्टांत। कालू कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसे निकल कर उछल जाता है और निकट खड़े व्यक्ति उसमें मर जाता है, मतलब निकला होगा और सीधे गले पे लग गया। कालू की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था, मतलब इसने सावधानी का अभाव नहीं था, उसका कार्य माफी योग्य है, अपराध नहीं ठीक। उसका कार्य माफी योग्य है परंतु अपराध नहीं है ना, तो सावधानी रखना चाहिए। दृष्टांत, एक मजदूर चेतावनी देने के उपरांत, देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट, अगर कोई काम कर रहे हो और आपने अगर चेतावनी दिए हो तो आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो वहाँ पे क्षम्य होगा। चेतावनी देने के उपरांत घर की छत में बर्फ फेंकता है, एक राहगीर वहाँ से जा रहा था, राहगीर की मृत्यु बर्फ लगने से हो जाती है, मजदूर दुर्घटना मृत्यु हो जाने से निर्दोष है क्योंकि किसने क्या दिया था, चेतावनी दिया था ठीक। इसलिए यहाँ पे क्षम्य है। आवश्यकता का बचाव रूप में दावा नहीं किया जा सकता कि जब कार्य क्षतिकारित करने के लिए नियत जोखिम के साथ किया गया हो ठीक। तो यहाँ पर उन लोगों को क्षम्य होता है जो सतर्कता से सावधानी से चेतावनी दे के कोई काम करते हो उसके बावजूद भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यहाँ पर उन लोगों को क्षम्य होता है। नेक्स्ट दृष्टांत है, एक्स और वाई समुद्र में तैर रहे थे,
जहाज के निकट होने के बाद वे एक तख्ता पकड़ लेते हैं। तख्ता इतना बड़ा नहीं था कि दोनों को संभाल सके। एक्स के पास कोई अन्य विकल्प ना होने के कारण वह वाई को धक्का दे देता है, जिससे वो डूब जाता है। एक्स ने कोई अपराधकारी नहीं किया। यहाँ पर यह माना जाता है कि बड़ा अपराध होने से अच्छा छोटा अपराध हो जाए। ठीक, बड़ा अपराध होने से अच्छा छोटा अपराध हो जाए, वहाँ पर भी इसे क्षम्य माना जाता है। तो दो लोग थे, तैर रहे थे, तख्ता मिला। तख्ते में दो व्यक्ति नहीं आ सकते थे, एक ही व्यक्ति आ सकता था। एक को धकेल दिया, यहाँ पर छूट है, परंतु मारने को उद्देश्य नहीं था। आर बनाम डडेले एंड स्टीफन का मामला आवश्यकता के बचाव से संबंधित है। ये इम्पोर्टेंट याद है। आर बनाम डेडले का मामला। ठीक, तो हमने इसके पहले भी कौन कौन से केस याद करे। करुणा लोक सेवक से संबंधित था। घोष जो कि समर वाले उससे संबंधित था कि खड़े भी उपस्थिति भी है तो अपराध है। फिर उसके बाद आर बनाम डेडले का केस, जो कि आवश्यकता के सिद्धांत तो हमने याद करे। आर बनाम डेडले को आवश्यकता की बहुत ज़रूरत थी। हम याद करेंगे आर बनाम डेडले को आवश्यकता की बहुत ज़रूरत थी, इस तरह से याद रख लेंगे। फिर किसी की जान बचाना आमतौर पर एक कर्तव्य कहा जाता है, किंतु उसे त्याग देना एक सर्वोच्च कर्तव्य हो सकता है। क्वीन बनाम डेडले स्टीफन के मामले में लॉर्ड कॉलेजिन द्वारा अभिव्यक्त किया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर मतलब बड़े अपराध से अच्छा छोटा अपराध हो जाए। बड़े अपराध अगर एक जगह बड़ा घटना होने वाली है, एक जगह छोटे घटना होने वाली है, तो बड़ी घटना को रोकने के लिए छोटी घटना किया जा सकता है। जैसे दो लोग थे और यहाँ पर एक व्यक्ति को धक्का दे दिए तैरते हुए। ठीक, तो आर बनाम डेडले का डेडलाइन फिक्स कर दिए। आवश्यक था तो मार दिए। आवश्यकता के हिसाब से डेडले ने डेडलाइन फिक्स कर दिया। याद कर रहे बस अपन। फिर उसके बाद एक ये याद रखेंगे हम, ये डॉली इन कैपेक्स क्या होता है। डॉली होता मतलब एक डॉल होता है ना, डॉल छोटा सा डॉल, यानी एक छोटा सा गुड़िया, जैसे डॉल बोलते हैं ना, तो डॉल से गुड़िया याद है अपना। डॉल मतलब गुड़िया, अपराध करने में अक्षम होता है। जैसे डॉल होता है ना, डॉल गुड़िया एक अपराध करने में अक्षम होता है। तो डॉली इन कैपेक्स का सिद्धांत भारतीय न्याय संहिता में धारा 20 में दिया हुआ है। हमने पहले याद कर लिए थे। हमें यह याद करना है कि इस धारा 20 को क्या कहा जाता है। डॉली इन कैपेक्स मतलब अपराध करने में अक्षम है। डॉली यानी याद रखना गुड़िया अपराध करने में अक्षम है। फिर कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया। यह सिद्धांत विधिक सूक्ति डॉली इन कैपेक्स पर आधारित है। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है, 7 वर्ष से छोटे बालक, लड़का लड़की के बारे में बात कर रहा है कि 7 वर्ष से छोटे बालक ने अगर किसी को बंदूक चला दिया तो वो माफ़ी है। यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता धारा 20 के अनुसार कोई कार्य अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया। हमको याद है भारतीय न्याय संहिता धारा 20 आत्यंतिक उन्मोचित के बारे में बात करता है। ठीक है, फिर ये उसका उदाहरण दे रखा है। तो हमने इस पेज में क्या क्या याद कर लिए हैं। इस पेज में हमने देखें कि बड़ा अपराध और छोटे अपराध में छोटे अपराध को
कर दिया जाए, जैसे कि दो व्यक्ति तैर रहे हो और इसमें जो व्यक्ति बहुत आवश्यक है वो व्यक्ति जीत सकता है। और फिर उसके बाद चेतावनी देके, अगर कोई काम कर रहा है उसके बावजूद भी अगर किसी की हत्या हो गई तो वहाँ पर भी माफ़ी है। फिर एक शिक्षक वाला केस देखे थे जिस पर एक शिक्षक तथ्य की भूल की वजह से चेक कर लेता है, वो भी क्षम्य है। और फिर एक केस पढ़े थे, आर बनाम डेडलाइन। डेडलाइन किसकी फिक्स हो गई है? आवश्यक वस्तु की, आवश्यकता के सिद्धांत। तो आवश्यकता के सिद्धांत किससे संबंधित है? डेडलाइन से संबंधित है। फिर 7 वर्ष से छोटे बालक से संबंधित कौन सा सिद्धांत है? डॉली इन कैपेक्स। डॉली यानी गुड़िया, गुड़िया अपराध करने में अक्षम है। चलते इसे हम कंटिन्यू आगे याद कर रहे हैं। बालक के कृत्य जिसको भारतीय न्याय संहिता 2023 में सामान्य अपराधों के रूप में उपबंधित करता है, धारा 20 और 21 में वर्णित है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 20 और 21 के तहत अपराध दंडनीय है यदि वह किसी बालक द्वारा किया जाता है जो 7 वर्ष से अधिक। अब यहाँ पर अपराध है, दंडनीय है, जो ऐसा बालक जो कि 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु का हो और जिसमें पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त हो। मतलब हम उस बच्चे को माफ़ नहीं करेंगे जो 7 वर्ष से अधिक हो, 12 वर्ष से कम हो और उस पर पर्याप्त परिपक्व दिख रहा और समझ प्राप्त है उस पर। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हमें याद रखना है, उसे भी नहीं छोड़ेंगे, उसे भी दंड दिया जाएगा। ठीक, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 21 के अधीन कोई बालक डॉली कैपेक्स माना गया है जब वह 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम का है। तो इसे क्या माना जाता है? डॉली कैपेक्स। डॉली इन कैपेक्स नहीं, डॉली कैपेक्स। ठीक, डॉली इन कैपेक्स क्या हो जाएगा? 7 वर्ष से छोटा वाला को हो जाएगा और 7 से 12 के बीच वाला डॉली कैपेक्स। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत वह अपराध दंडनीय नहीं है जो शिशु के द्वारा किया जाता है जो 12 वर्ष से कम आयु का है, जिसकी समझ परिपक्व नहीं है तो वो भी छूट जाएगा, परंतु परिपक्व नहीं हो चुका है तो वो व्यक्ति नहीं छूटेगा, भले ही बालक ही क्यों ना हो। ठीक, तो यहाँ पर इस शब्द को बहुत जोर दिया गया है, परिपक्व को, कि अगर 7 वर्ष से बड़ा 12 वर्ष से छोटा है परंतु परिपक्व नहीं है तो छूट है, परिपक्व है तो छूट नहीं है। दृष्टांत, 9 वर्ष का बालक जो 7 वर्ष से बड़ा 12 वर्ष से छोटा है, 9 वर्ष का बालक सोने का हाथ चुराता है। मतलब देखो, सोने का हाथ चुरा रहा है बालक, दृष्टांत है। तत्पश्चात तुरंत अभियुक्त को बेच देता है, बेच भी दिया, उसको तुरंत पता है कि मुझे पुलिस पकड़ लेगी, इसलिए बालक दोषी है चूँकि इस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणाम को समझने के पर्याप्त परिपक्वता उसमें मौजूद है, दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पे डॉली कैपेक्स होगा, डॉली इन कैपेक्स नहीं। उल्ला बनाम किंग का वाद भारतीय दंड संहिता पुरानी धारा जो कि अभी धारा 21 के अंतर्गत वाद है। फिर विकृचित व्यक्ति को कहाँ पे माफ़ी मिलेगा? धारा 20 में 22 में। ठीक, विकृचितता को परिभाषित नहीं किया गया। विक्षिप्तता किए गए कार्य प्रकृति को समझने की असमर्थता। सुक्ति है नॉन कॉम्पोस मेंटस का अर्थ स्वस्थ चित्त का नहीं है, मतलब पागल को हम ये कह सकते हैं इंग्लिश में नॉन कॉम्पोस मेंटस, है ना। तो ये भी हमें याद रखना है, सुक्ति
कि पागल को क्या कर सकते हैं, नॉन कॉम्पोस मेंटस। विधिक विधिक विविक्षितता आपराधिक उत्तरदायित्व को छूट का एक आधार होता है। विधिक होना चाहिए, विधिक पागल होना चाहिए, विधिक पागल, तो उसे छूट का आधार है। क्या है? छूट है। कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उसे करते समय चित्त विकृचित के कारण उस कार्य की प्रकृति को जानने में असमर्थ है। ठीक। तो जब ये कोई बात अपराध नहीं है, मतलब ये जो कह रहा है वो अपराध नहीं है, कब? जब कोई व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा कार्य कर रहा है, जिस समय वो कार्य कर रहा है उस समय विकृचित के कारण उस कार्य को प्रकृति को समझने में जानने में असमर्थ है। मतलब कोई अपराध कर उस समय अगर वो पागल है तो भी यहाँ पर अपराध नहीं है, याद रखना। मतलब ऐसा नहीं कि वो शुरू से ही पागल हो और अपराध किए जा रहा हो, उसे तो छूट है ही। यहाँ पे देखो, कोई व्यक्ति मारते हुए पागल हो गया है, अपराध करते वक्त पागल हो चुका है, उसे यहाँ पर अपराध नहीं माना जाएगा। मतलब साइको किलर ये शुरू से नहीं होते हैं, मारते मारते साइको हो जाते हैं। अब इनके दृष्टांत, जेट पागलपन का प्रभाव में ए की हत्या करने का प्रयास करता है। जेट किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु ए को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। जेट पागलपन का प्रभाव में ए की हत्या करने का प्रयास करता है। यहाँ पर ए प्राइवेट प्रतिरक्षा कर सकता है। ठीक। जेट पागल है, अगर वो मारेगा तो भाई कोई भी तो अपने आप को बचाएगा, तो ए ने भी बचाया। दृष्टांत, ए चित्त विकृचित के प्रभाव के अधीन बी की हत्या करने का प्रयास करता है। बी स्वयं को बचाने के प्रयास में ए को घोर उपपत्ति कारित कर देता है। वहाँ ए और बी दोनों उत्तरदायी में क्षम्य हैं। देखो, अगर पागल ने किसी को मारा, पागल किसी को मार रहा है और अपन पागल को भी मार दिए बचाव में, तो दोनों को क्षम्य भाई, है ना। परंतु पागल से दूर ही रहे तो ठीक। आर बनाम मैकनॉटन का मामला भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 22 से संबंधित है। इस मामले में विकृचित के बचाव से संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित किया। मैकनॉटन परीक्षा विवक्षितता दोनों पर लागू होता है, इसे भी याद रखेंगे। आर बनाम मैकनॉटन का पागल से संबंधित, मैकनॉटन याद रख लें, मैकनॉटन पागल था करके, इसलिए याद रह जाएगा मैकनॉटन पागल था। और इसके पहले कौन सा एक केस याद कर रखे थे हमने, डेडलाइन, आवश्यक वस्तु आवश्यकता का सिद्धांत, डेडलाइन, मैकनॉटन पागल था। ठीक। फिर सुरेंद्र मिश्रा बनाम झारखंड राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि अभिव्यक्ति विकृचित भारतीय न्याय संहिता परिभाषित नहीं की गई है। मुख्यतः सामान्य समझा जाता है कि कोई अभियुक्त भारतीय न्याय संहिता के तहत 22 के अधीन कोई उत्तरदायी को दोष मुक्त चाहता है, उसे चिकित्सीय विवेचित नहीं बल्कि विधिक विवेचित साबित करना होगा। मतलब वो चिकित्सीय रूप से पागल नहीं है, विधिक रूप से पागल है, ये साबित करना होगा। तो ऐसा किसमें कहा गया, सुरेंद्र मिश्रा बनाम झारखंड। तो सुरेंद्र मिश्रा को भाई दोनों में बहुत डाउट था, कौन व्यक्ति चिकित्सा पागल है, कौन व्यक्ति विधिक पागल है। तो ये कह रहा विधिक पागल को ही मैं मानूंगा। कौन कह रहा, सुरेश मिश्रा। और इसके पहले हमने पुराने केस में क्या याद रखे, पागल वाला केस मैकनॉटन से संबंधित। फिर नेक्स्ट, दुरहुम बनाम यूनाइटेड स्टेट का मामला।
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 23 अनैच्छिक मतदाता के बचाव से संबंधित याद ही कर चुके हैं। अनैच्छिक मतदाता मतलब इसकी इच्छा नहीं थी और इसको पिला दी है। जैसे तुम्हारी इच्छा नहीं रहती, तुमको पिला देते ना, तुम इसमें आते हो धारा 23 में। तो इस पेज में हमने क्या क्या याद करे? इस पेज में हमने याद करे डॉली कैपेक्स जो कि 7 से 12 वर्ष के बीच है, परंतु अगर परिपक्व नहीं है तो क्षम्य है, परिपक्व है तो क्षम्य नहीं है। फिर विकृचित धारा 22 में विकृचित विधिक होना चाहिए। फिर उसमें हमने एक सूक्ति पढ़े थे, नॉन कैपेक्स मेंटस मतलब विकृचित, स्वस्थ विकृचित नहीं है, उसको वो सूक्ति का अर्थ है। और उसके बाद पागल संबंधित कौन कौन से केस, मैग्नेटॉन संबंधित एक केस लॉ याद करें। फिर सुरेंद्र को डाउट था कौन चिकित्सीय पागल है, कौन विधिक पागल है, तो हमको तो विधिक पागल चाहिए, तो सुरेंद्र को याद करेंगे। फिर धारा 33 में इच्छा नहीं थी और उसको पिला दिए, ये अनैच्छिक मतदाता वाला कहलाता है। डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड का वाद मतदाता पर था। आर बनाम ऑर्नाल्ड के मामले में वाइल्ड बीस्ट ईस्ट का मामला था। भारतीय न्याय संहिता 24 स्वैच्छिक मतदाता के बारे में बात करता है। आर बनाम टेंडी भी नशे से संबंधित वाद है। नशे से संबंधित वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया। भारतीय न्याय संहिता धारा 25 विधिक सूक्ति है वॉलेंटरी नॉट फिट इंजूरिया पर आधारित, जिसका अर्थ है सहमति से क्षति नहीं होती। इम्पोर्टेंट है। अब क्या होता है कि तुम कबड्डी खेलने जाते हो तो भाई कबड्डी में चोट तो लग सकती है, तो तुम्हारी भी कबड्डी सहमति थी, उसकी भी कबड्डी सहमति थी, तो ये क्या होता है वॉलंटरी होना स्वेच्छा से, नॉन फिट इंजूरिया। तो एक धारा 25 में ये एक सूक्ति है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, जिसमें सहमति से क्षति नहीं होती। ये मत कह देना मेरे को मार दिया कबड्डी में, पहले ही बोल रहे हैं यहाँ पे सहमति से क्षति नहीं होती है। धारा किस में दिया? 25 में दिया। तो अभी कौन कौन से हो गए? इसके पहले हमने देखे एक डॉली इनकेपेक्स, डॉली कैपेक्स। फिर उसके बाद उसके पहले हमने कौन से देखे? धारा 14 से संबंधित जूरिस नॉन, और फिर उसके बाद फैक्ट वाले देखे जो कि विधि की भूल क्षम्य है कि नहीं है, नहीं है, और तथ्य की भूल क्षम्य है, एक वाले देखे। फिर उसके बाद बालक से संबंधित सूक्ति देखे। अब सहमति से क्षति होती है वो वाली सूक्ति देखते, जैसे कहा जाता है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, सहमति क्षति नहीं होती, ठीक है। ये फिर उसका एक दृष्टांत बता दिया जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ए अकबर और बी बिरबल मनोरंजन के लिए एक दूसरे से कुश्ती के खेल को सहमत होते हैं। खेल के समय बी को चोट लग जाती है। ए ने कोई अपराधकारी नहीं किया कबड्डी से, ठीक। फिर नेक्स्ट दृष्टांत, विद्यालय के शिक्षक ए अनुशासन लागू करने के प्रयोजनों के लिए 11 वर्ष की आयु के एक छात्र को हल्का दंड देते। इस मामले में ए भारतीय न्याय संहिता धारा 27 के अधीन प्रतिरक्षा का दावा करने का हकदार है, ठीक। भारतीय न्याय संहिता धारा 28 इन शर्तों का वर्णन करती है जिसमें प्राप्त की गई सहमति को स्वतंत्र सहमति माना जाता है। तो जो सहमति है वो स्वतंत्र सहमति माना जाएगा, ठीक। अगर कोई व्यक्ति अपनी सहमति देता है तो उसको स्वतंत्र सहमति माना जाता है।
क्या माना जाता है? सहमति को स्वतंत्र। भारतीय न्याय संहिता धारा 28 के तहत 12 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा की गई सहमति को सहमति नहीं माना जाता, इसलिए 12 वर्ष के बच्चों से दूर रहना इनकी सहमति नहीं है। ठीक, तो 12 वर्ष से छोटे बालकों तक के कोई उनसे संविदा मत करना, उनकी सहमति नहीं है 12 वर्ष से छोटे बालकों के। तो हमने 7 वर्ष के बालक 12 वर्ष के बालक से संबंधित बहुत से फैक्ट देखे हैं। फिर ये एग्जाम्पल है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की अधीन मृत्यु कारित करने की सहमति और घोर उपपत्ति कारित करने की सहमति के मामले में सहमति का बचाव उपलब्ध नहीं है। सहमति का बचाव उपलब्ध नहीं है। सहमति का बचाव उपलब्ध नहीं है। चिकित्सा व्यवसाय धारा 30 के अधीन बचाव ले सकता है। तो हमने याद करे थे, ठीक, धारा 30 में चिकित्सीय मतलब डॉक्टर को बचाव है भाई। डॉक्टर अगर कोई ऑपरेशन कर रहा है और कोई व्यक्ति मर जाता है तो वहाँ पे डॉक्टर को बचाव है। फिर ये डॉक्टर वाले एग्जाम्पल है, जैसे डॉक्टर कोई गोली निकाल रहा था, कोई घाव को निकाल रहा था और मर जाता है तो वहाँ पे छूट है। यहाँ पे भी डॉक्टर वाला शिशु की मृत्यु हो जाती है। सर्जन डॉक्टर वाला केस है। तो इस पेज में हमने क्या क्या याद करे, धारा 25 से संबंधित था जो कि सहमति से क्षति हुई है। कौन सा सूक्ति? वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, सहमति से क्षति नहीं होती, कबड्डी वाला केस। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, किसी को दबाव में सहमति नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद 12 वर्ष से छोटे बालक से 12 वर्ष से छोटे बालक की सहमति नहीं मानी जाती, उससे सहमति मत करना। ठीक है, नेक्स्ट पेज को कंटिन्यू करते हैं। फिर हम देखते हैं, ये भी एक एग्जाम्पल है डॉक्टर वाला, ये भी एग्जाम्पल डॉक्टर वाला है। फिर नेक्स्ट हम ये याद करते हैं, एक सूक्ति है, इम्पोर्टेंट सूक्ति, एक्टस मी इन विटो फैक्टर्स नॉन एस्टमीन एक्टस का अर्थ है मेरे द्वारा, मतलब मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सूक्ति है। मतलब तुमसे कोई कार्य जबरदस्ती करवा रहा है तो तुम क्या बोलोगे कि ये मैंने तो किया हूँ पर मेरी इच्छा के विरुद्ध करवाया गया। जैसे बड़े बुजुर्ग लोगों से ज़बरदस्ती साइन करवा लेते हो तुम अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो इसी प्रकार ये सूक्ति भी कहती है कि मेरे द्वारा कार्य तो किया गया परंतु मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया गबर। ठीक, तो इसे याद रखिए। इसका अर्थ क्या कहता है कि मेरे द्वारा कार्य तो किया गया पर मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया गया है, मेरा कार्य नहीं है सहा। फिर इससे संबंधित दृष्टांत है, फिर ये भी उसे संबंधित दृष्टांत है। फिर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 33 क्या बात करती है? विधि तुच्छ बातों को ध्यान में नहीं लेती, तुच्छ बातों को ध्यान में नहीं लेती है। तो धारा 30 में हमने क्या देखे थे? डॉक्टर को क्षम्य है। फिर उसके बाद धारा 33 में तुच्छ बातों को ध्यान में नहीं देती है का सिद्धांत। अब इसको क्या कहा जाता है? इसका सिद्धांत तो सूक्ति है, डे मिनिमस नॉन कैरेट लेक्स का सिद्धांत। इसका मतलब है विधि तुच्छ बातों को ध्यान नहीं देती। इसे याद रख लीजिए, धारा 33 में है। तीन बात, मतलब छोटी 3 बात याद नहीं रखती, ऐसे याद रख लीजिए धारा 33 को। छोटी 3 बात धारा विधि ध्यान नहीं रखती है तुच्छ बातों को। तुच्छ अपहानि कारित करने वाला कोई कार्य अपराध नहीं है यदि वह इतना तुच्छ है कि मामूली समझ और स्वभाव वाला कोई व्यक्ति इसकी शिकायत ना करेगा। जैसे
भाई चलते चलते थोड़ी सी धक्का हो गई, तुम FIR करा दिए हो, तो ये तुच्छ बात कहलाते हैं। भारतीय न्याय संहिता धारा 34। अब यहाँ से क्या चालू होता है, प्राइवेट प्रतिरक्षा। धारा 34 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है। देखो अभी तक तो हम पढ़ रहे हैं कि कोई बात अपराध नहीं है, अब यहाँ से और हम पढ़ेंगे कि कोई बात अपराध नहीं है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकारों के प्रयोग की जाती है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आत्मरक्षा की प्रवृत्ति पर आधारित होता है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्रतिरक्षा का अधिकार, ना कि प्रतिकर का कोई अधिकार। देखो यहाँ पर प्रतिकर का कोई अधिकार नहीं होता है ना, प्रतिरक्षा का अधिकार होता है। तो अगर तुम किसी को किसी अपने बचाव की वजह से मार दिए तो ये नहीं बोल सकते कि मेरे को प्रतिरक्षा चाहिए, मुझे प्रतिकर चाहिए। यहाँ पे प्रतिरक्षा कर लिए बहुत बड़ी बात है, प्रतिकर के लिए मत घूमिए। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, ना कि प्रतिकार का कोई अधिकार। मतलब प्रतिकार होता है मतलब बदला लेने का अधिकार नहीं है ना, बदला लेने का अधिकार नहीं है, बचाव का अधिकार है, बदला लेने का अधिकार नहीं है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार विधि विरुद्ध जमाओं के सभी सदस्यों के विरुद्ध उपलब्ध होता है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार सभी को उपलब्ध है, चाहे वो किसी भी आयु का हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उस कार्य के विरुद्ध भी उपलब्ध होता है जो संहिता के अधीन अपराध नहीं है। दो पक्ष के मध्य खुली लड़ाई की दशा में किसी भी पक्ष को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता। याद रखिए भाई, दो पक्षों में खुली लड़ाई की दशा में किसी भी पक्ष को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता। जैसे दो व्यक्ति लड़ रहे हैं तो कोई उसमें से एक व्यक्ति बोला मेरे को तो प्रतिरक्षा का अधिकार है, वो दे रहा है, फिर उसके बदले में वो मार रहा है कि मेरे को भी प्रतिरक्षा का अधिकार, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 35 अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट करती है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय न्याय संहिता और धारा 37 के अंतर्गत निबंधनों के अध्ययन है। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के शरीर और संपत्ति की तथा किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की संपत्ति की प्राइवेट की प्रतिरक्षा है। ये भी हमें याद रहना चाहिए कि संपत्ति और शरीर और संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार है, किसी अन्य का भी। ठीक, अपना भी प्रतिरक्षा कर सकते हो और किसी अन्य का भी, परंतु दूसरे की लड़ाई पे जाता है कौन, कोई नहीं। यूपी राज्य बनाम राम स्वरूप के मामले में उच्चतम न्यायालय ने मत व्यक्त किया गया प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता है। मत व्यक्त किया कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विरुद्ध कोई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता। ठीक, तो इस पेज में हमने क्या क्या याद किया है। सबसे पहले एक सूक्ति याद करें जिस पर जैसे बड़े बुजुर्ग साइन करवा लेते हैं ना, तो वो कहते हैं कि मेरे द्वारा किया गया साइन, मेरी इच्छा के विरुद्ध करवाया गया साइन मेरा साइन नहीं है। इसी प्रकार का एक सिद्धांत है। फिर उसके बाद धारा 33 में तुच्छ विधि तुच्छ बातों को ध्यान में नहीं देती 33 में। फिर उसके बाद 34 पे प्राइवेट प्रतिरक्षा का, यहाँ पर प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है परंतु बदला लेने का अधिकार नहीं है, वो याद रखेंगे। फिर दो व्यक्ति लड़ रहे हैं तो वहाँ पर प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, ये हम याद रखेंगे। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। जहाँ लोक अधिकारी की सहायता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय हो वहाँ प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता है। ये कहना चाह रही है भाई, अगर तुम्हारे सामने, मतलब तुम पुलिस थाने के पास में हो, अगर तुम पे कोई हमला कर रहा है तो तुम वहाँ पे प्रतिरक्षा मत करो, क्योंकि वहाँ पे पास में कौन है, पुलिस वाले तुम्हारे।
तो वहाँ पे जहाँ पे पर्याप्त समय हो, किसको बुलाने का, लोक प्राधिकारी को, पुलिस को बुलाने का, वहाँ पर प्राइवेट प्रतिरक्षक काम नहीं करते हैं। मतलब मान के चलो सुबह एक व्यक्ति ने गाली दे के गया और उसके बाद तुम शाम को जाके क्या कर रहे हो, प्रतिरक्षा कर रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है, ये कहता है। ठीक है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अधीन प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार 37 के अधीन दिए गए निबंधनों के अध्ययन है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 38 शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित करने तक का प्रावधान है। 38 कहता है मार दो, अगर कोई तुम्हें मार रहा है, प्रतिरक्षा करते करते मार भी सकते हो, मृत्युकारी तक के कर सकते हो, 38 बताता है। भारतीय न्याय संहिता धारा 38 और 41 के तहत शरीर व संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में मृत्युकारी, दो धारा याद रखना है, एक 38 और 41। 38 और 41 क्या कहता है कि शरीर की रक्षा करते करते मार सकते प्रतिरक्षा पे, या संपत्ति की रक्षा करते हुए किसी को प्रतिरक्षा पे मृत्यु कारित कर सकते हो। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की वास्तविक मृत्यु कारित करने तक होता है यदि मृत्यु की आकांक्षा हो, घोर उपाहति की आकांक्षा हो, बलात्संग। इन मामलों में क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को मार सकते। तो ऐसे जब शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का मृत्यु कारित करने तक का होता है, कब कब होता है, घोर उपपत्ति कर रहा हो, बलात्संग करने का आशय कर रहा हो, अप्रकृति विरुद्ध काम कर रहा हो, व्यापरण किडनैप करने वाला हो, एसिड फेंकने वाला, तो तुम बिंदास उठा के पटक 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 के मार देना। कौन सी 38 में और 41 में तुम्हें छूट है। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का नहीं। निम्न अपराध की दशा में सदोष अवरोध, गर्भपात कारित करना, महिला की गरिमा को ठोस पहुंचाने के आशय से किया गया हमला, उपाधि कारित करने के आशय से किया गया हमला इत्यादि, इनमें भी प्रतिरक्षा का अधिकार है। ये एक एग्जाम्पल दे रखा है। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने का प्रयत्न और धमकी, भाई कोई तुमको मारने का प्रयत्न करे या धमकी दे, वहाँ से चालू होता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत पहले कुछ बोला भी ना और तुमको पता लग गया कि ये मारने वाला है ना। उसका प्रयत्न होना चाहिए या धमकी होना चाहिए। शरीर के संकट के युक्त का आकांक्षा पैदा होता है तब तक के बना रहता है जब तक के शरीर के संकट में ऐसी आकांक्षा बनी रहती है। ठीक। भारतीय न्याय संहिता 2023 41 में कहते हैं संपत्ति की रक्षा करो मरते दम तक। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार मृत्यु कारित करने तक का है। यह हमने यहीं पे याद कर लिया था। 41 और 38 में मृत्यु कारित करने तक का दिए रखा है। संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का होता है निम्न अपराध की दशा में लूट। अब अगर कोई व्यक्ति संपत्ति चुरा रहा है तो तब भी हम क्या कर सकते हैं, कोई व्यक्ति संपत्ति में रात के समय गृह भेदन कर रहा है, लूटपाट कर रहा है, घर को तोड़ रहा है, तो भी हम उसे मृत्यु कारित करने तक का क्षति पहुंचा सकते हैं। अब याद करिए इस पेज में हमने क्या क्या याद करे हैं। हमने याद करे कि लोक सेवक अगर पास में हो या समय बहुत हो तो वहाँ पे प्रतिरक्षा नहीं करना है। और उसके बाद प्रतिरक्षा का अधिकार कब कौन कौन से सेक्शन में 38 और 41 में मृत्यु कारित करने तक का है। हमने देखे शरीर के विरुद्ध बहुत से अपराध होने पर मृत्यु कारित कर सकते हैं, संपत्ति के विरुद्ध बहुत से अपराध होने पर मृत्यु कारित कर सकते हैं। अब हम एक बार क्या करते हैं, इस अध्याय में हमने कौन कौन से फैक्ट याद करें एक बार फिर से रिवाइज करते हैं बिना देखें। तो हमने सबसे पहले धारा 14 से याद करें जिसमें तथ्य की भूल क्षम्य है, विधि की भूल क्षम्य नहीं है। यहाँ पे सुक्तियुन जूरिस नॉन फैक्ट वाले वो देखें। फिर उसके बाद जल्लाद को छूट है। फिर उसके बाद हमने देखे 17 के आसपास जिसमें छोटी अपहानि होती है तो बड़ी अपहानि को रोकने के लिए छोटी अपहानि की जा सकती है। फिर हमने 18 में दुर्घटना छूट है, इसमें एक सुक्ति था, क्या था, दुर्घटना वाला था। फिर उसके बाद एक हमने देखे
बालक से संबंधित अपराध उनको देखे, जिस पर डॉली इनकेफेक्स 7 वर्ष से छोटा, फिर 7 वर्ष से बड़ा 12 वर्ष तक के। तो यहाँ पे डॉली इनकेफेक्स परिपक्व को देखा गया कि अगर परिपक्व नहीं है तो छूट है तो छूट नहीं है। फिर उसके बाद हमने देखे मतता में फिर सहमति पे देखे हमने कि धारा 25 जिसमें वॉलंटरी नॉन फिट इंजोरिया वाला, जिसमें कि अगर तुम स्वयं कबड्डी में गए तो अगर चोट आता है तो वो क्षति नहीं है। फिर उसके बाद 25 फिर उसके बाद हमने 30 में डॉक्टर को छूट होता है। फिर 33 में तुच्छ अपहानि होने पर विधि उन्हें भी क्षम्य कर देता है 33। फिर 34 पे प्राइवेट प्रतिरक्षा चालू होते हैं। फिर हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है परंतु बदला लेने का अधिकार नहीं है। फिर उसके बाद हमें संपत्ति की शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के लिए अधिकार दे रखा है 38 में, और संपत्ति की रक्षा करने के लिए अधिकार दे रखा है हमें 41 में। अगर कोई 2 व्यक्ति लड़ रहा है तो प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। अगर कहीं पर लोक सेवक है तो वहाँ पर प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। अगर समय है तो वहाँ पर प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। हमने शरीर के विरुद्ध कौन कौन से बहुत से अपराध देखे जिसमें प्रतिरक्षा का अधिकार है, जैसे घोर उपाधि कर देता है और बलात्कार, ऐसे किडनैप करने वाला, या संपत्ति के विरुद्ध जिसमें 41 में हमने देखे बहुत से अपराध जिसमें कि संपत्ति के विरुद्ध अगर अपराध करने वाला हो तो वहाँ पर गृह भेदन करने वाला हो, लूटपाट करने वाला, तो वहाँ पर हमें संपत्ति को बचाने के लिए उसकी मृत्यु कारित करने तक का। इसी प्रकार हम अगले अध्याय को भी एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर देखिए। धन्यवाद।